अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आया हुआ हूँ बर्लिन एक ख़ास वीडियो के लिए। और आज की इस वीडियो में जो है वो मैंने एक अपॉइंटमेंट ली है एक स्टूडेंट के साथ जो यहाँ स्टूडेंट डॉम में रहता है। तो अब मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट डॉम और वहाँ से जाके मैं आपको स्टूडेंट डॉम दिखाऊंगा। बर्लिन में स्टूडेंट डॉम कैसा दिखता है, किस तरह से मिलता है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सुपर टिप दूंगा कि आप इजीली कैसे जो है वो बर्लिन में और किसी और सिटी में भी जर्मनी के जल्द अज जल्द स्टूडेंट डॉम कैसे ले सकते हैं। मैंने भी अपना सबसे पहला जो स्टूडेंट डॉम लिया था वो बर्लिन में ही लिया था। तो जो मेरी टिप है वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में स्टूडेंट डॉम में। Flieger brauch ich nicht für Venedig oder Bangkok. Auch Istanbul ist drin, wenn ich mich auf mein Rad hock. Nächte sind wie Tage hier, nur ein bisschen dunkler. Wir lieben die Freiheit, doch spielen im Käfig Fußball und Ping-Pong, New York ist King. Was ist Berlin? Natürlich King Kong. Egal ob Atze oder Göre, ob Lady oder Gentleman, jedem Topf sein Deckel und Töpfchen auf sein Deckelchen. Ja, das ist Berlin. अस्सलाम वालेकुम सबूर, क्या हाल है आप? तो ये है गाइस अपार्टमेंट। अभी हम आपको अपार्टमेंट भी दिखाएंगे। अच्छा, ये सबूर आपका रूम है? जी बिल्कुल। तो ये सबूर का रूम है और एज़ यू कैन सी के स्टूडेंट्स के रूम जो हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा साफ़ नहीं मिलेंगे क्योंकि आई गेस यहाँ पे काफ़ी काम होते हैं स्टूडेंट्स के पास। जी बिल्कुल, थोड़ा फैला हुआ है तो आपको पढ़ना भी है, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको खाना भी बनाना है। तो रूम की सफाई जो है वो मेरे ख्याल है लीस्ट प्रायोरिटी पे होती बिल्कुल है। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपने हमें अपने अपार्टमेंट में आने दिया। और काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल जर्मनी आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है पहले तो जर्मनी पहुंचना कैसे है, और जर्मनी पहुंच भी गए तो रहना किधर है। तो आई होप कि इस वीडियो में हम थोड़ी सी उनकी वो चीज़ें क्लियर करेंगे कि रहना किधर है और जहाँ रहना है वो जगह हासिल कैसे करनी है। तो अच्छा, सबसे पहले सबूर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कब आए, और जी। जी तो मैं बेसिकली कराची से हूँ, ओके। पाकिस्तान से। और मैं 2019 में आया था यहाँ पे। और उसके बाद अब मेरा थीसिस चल रहा है जो सही। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, कराची से आप 2019 में आए और जी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए? सितंबर 2019 में आया था मैं। हम्म। और मैं IUBH में आया था, ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया था मैं। सही। तो बस मेरा विंटर इंटेक्स में एडमिशन हुआ था, मैं यहाँ आया हूँ। और उसके बाद शुरू में मैं टेम्प्रेरी किसी और के पास रहता था जो कि जिससे मैंने कांटेक्ट किया था फेसबुक के थ्रू। जब आने से पहले जब मेरा एडमिशन हो गया था तो फेसबुक के ग्रुप्स मैंने सर्च किए थे। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बज़ में बर्लिन है, क्योंकि मैं बर्लिन आ रहा था तो सही। मैंने बर्लिन के ग्रुप्स ज़्यादा ज्वाइन किए थे। बज़ में बर्लिन, पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड, ओके। सारे ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पे मैंने खुद भी पोस्ट की थी और डिफरेंट लोग वहाँ पोस्ट भी करते हैं कि वो फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हैं तो अपना घर रेंट पे चढ़ा के जा रहे होते हैं। तो फिर मैंने 2-3 लोगों से कांटेक्ट किया। ओके। तो फिर एक बंदे का मुझे अपार्टमेंट सही लगा था तो मैं टेम्प्रेरी वहाँ पे रहा था कुछ ओके। टाइम। और उसी के साथ साथ मैं अपने अपार्टमेंट के लिए भी मैंने अप्लाई ओके। किया। अब अच्छा, यहाँ पे आप आ गए, 3 महीना 2 महीना जो भी है वो आप शेयरिंग पे किसी के साथ रहे और फिर आपने साथ साथ जो है वो स्टूडेंट डॉम के लिए जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं वहाँ पे अप्लाई किया। तो वो अप्लाई करने का क्या थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि किस तरह अप्लाई किया, किस तरह अपार्टमेंट मिला, कितने अरसे में मिला? बिल्कुल। जब आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिल जाता है तो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। बेसिकली आप उसकी बेसिस पे ये डॉम जो हैं उनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉम्स का नाम है STW, स्टूडेंट इन वर्क। और इनके सिटी में जगह जगह डॉम्स बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सही। तो आप बेसिकली उनकी वेबसाइट पे जाओ और अपना एक अकाउंट बनाना होता है आपको और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यही होता है कि आपको जो एडमिशन मिला है वो एडमिशन लेटर आपको, एनरोलमेंट लेटर आपको अपलोड करना होता है। तो ठीक है, तो इस वक्त जो है अगर आपको STW में अप्लाई करना है तो अभी जो सिर्फ जो
ओनली डॉक्यूमेंट होगा वो आपका, आप कह रहे हैं आपका इनरोलमेंट, एनरोलमेंट होता है बेसिक। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया और वेटिंग टाइम क्या होता है यूजुअली? फिर आपको बेसिकली सेलेक्ट करना होता है कि आप मतलब उनकी एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं पे आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं जहाँ पे आपको प्रायोरिटी के हिसाब से सेलेक्ट करने होते हैं। बेसिकली वो उनकी अलग अलग जगह पे शहर में मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, आपको कौन सी लोकेशन, क्योंकि अलग अलग लोकेशन, वो बिल्कुल आपको सेलेक्ट करना है कौन सी वो है। आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने जो है यूनिवर्सिटी से करीब जो है ठीक वो है। सर्च किया था। ठीक है, तो तीन जो सबसे करीब थी मैंने उन ओके। 3 में अप्लाई किया था। अच्छा, 3 आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड। जी बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। फिर और वेटिंग टाइम तकरीबन सबका ऐसे ही होता है, 6 मंथ्स 12 मंथ्स, मतलब ऐसे 1 से 2 सेमेस्टर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं minimum रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिल रहा है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आप तभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले आप इंडिया पाकिस्तान में ही हैं, हम्म मगर आपके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ गया, वहीं इंडिया पाकिस्तान से ही बैठ के जो है वो अप्लाई कर दें, जी मैंने भी जर्मनी ऐसे आने किया का था, वेट ना बिल्कुल, करें। ऐसे ही किया था मैंने भी, सही ऐसे है, किया था। सही है, तो मुझे तकरीबन 1 साल बाद मिला था, ऑफ़र आई थी। सही है। और जो फर्निश्ड होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा देर में मिलते हैं, जो अनफर्निश्ड होते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा, ये भी एक और चीज़ है जो आपको खुद सेलेक्ट करनी है कि वेदर आपको फर्निश चाहिए कि जी अनफर्निश चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो बाद में एडिट हो जाता है, आप चेंज कर सकते हैं बाद में। अच्छा, वो आप, ठीक है। और ये अपार्टमेंट आपको जो है वो आपको फर्निश मिला, ये मुझे फर्निश मिला था। और इसमें आप दिखाएंगे कि फर्निश जो फर्नीचर इन लोगों ने प्रोवाइड किया उसमें क्या क्या है, और आपने जो चीज़ें लाए हैं वो क्या क्या। तो ये कंप्यूटर टेबल था जो कि इन्होंने प्रोवाइड किया था मुझे। सही। ठीक है, और इसके अलावा ये एक शेल्फ है, ये इन्होंने प्रोवाइड किया था। ये कबर्ड है, तो ये इन्होंने जो है मुझे प्रोवाइड किया था। सही। बाकी आई गेस ये बेड है। आपने, मेरा ख्याल है ये आपका बेड है जो आप खुद लेके आए हैं, राइट? जी और फिर ये आपका सोफ़ा है, काउच, ये भी आपका अपना है। फिर ये एक छोटा सोफ़ा है, और सही हो गया। अच्छा, ये आप अभी 6th फ्लोर पे हैं, तो ये आगे पीछे मेरे ख्याल है सारे ही स्टूडेंट डॉर्म्स हैं, राइट? ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट होम्स हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो आपने हमें बताया कि फ़र्नीचर क्या क्या मिलता है। अब आप थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में आएंगे कि यहाँ का रेंट कितना है। मैंने सुना है कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी किए हैं, बट अगर आप मुझे बताएं कि आप कितना अभी रेंट पे कर रहे हैं मैं अभी 255 यूरोस पे कर रहा हूँ अभी। ठीक है अभी, क्योंकि Okay. मेरा कॉन्ट्रैक्ट पुराना है। अब उन्होंने जो है वो चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उनके उन्होंने 50 यूरोज एक्स्ट्रा लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह ऑलमोस्ट 300 यूरोज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कितने ड्यूरेशन का देते हैं इनिशियली आपको? ये इनिशियली 2 साल का मिलता है, लेकिन अगर आपकी स्टडीज़ लंबी चल रही हैं तो फिर वो एक्सटेंड भी हो जाता है। मतलब आप उनको नया एनरोलमेंट दोगे और वो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब ये है कि इनिशियली भले वो आपको साल 2 साल जितना भी दे रहे हैं, मगर जब तक आप स्टूडेंट हैं आपको बाहर नहीं निकालेंगे वो, नहीं, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा Extend जब हो तक आप उनको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। आप भले ही आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन आपके पास एनरोलमेंट 6 महीने का है और उसके बाद आपकी स्टडीज़ ख़त्म है तो फिर वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो बेसिकली 6 महीने के लिए ही है और फिर ख़त्म होगा। अच्छा, तो जब हम कॉस्ट के हवाले से बात करें, अगर 300 ओवरऑल, अब जो नए स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जी उनको ऑलमोस्ट 305, अगर 50 और आप कह रहे हैं 305 का आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट कुछ हैं जो अपार्ट फ्रॉम दिस 305 पे करनी होती हैं? नहीं, वो खुद नहीं लेते। ARD वगैरह रेडियो टैक्स है उसका। अच्छा, तो ARD जो आप रेडियो टैक्स कह रहे हैं, ये रेडियो टैक्स पर अपार्टमेंट होता है, या लेट से जैसे अब अभी आपका 3 रूम का अपार्टमेंट है तो हर रूम का अलग रेडियो टैक्स है, या पूरे अपार्टमेंट का एक ही रेडियो टैक्स है, और वो कितना है? नहीं, बेसिकली एक अपार्टमेंट का होता है और वो फिर डिवाइड हो जाता है, जितने लोग उसमें रह रहे हैं तो वो फिर डिवाइड हो जाता है। 17 यूरो 17 यूरोज जो हैं वो रेडियो टैक्स है। ओके, तो लेकिन ये उसी 50 यूरोज में इंक्लूडेड है, मतलब उन्होंने बढ़ाया। 305 305 यूरोज जो हैं उसमें रेडियो टैक्स भी इंक्लूडेड है। मींस ईच एंड एवरीथिंग, हीटिंग कॉस्ट हो गई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसमें इंटरनेट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आपको सिर्फ एट द एंड ऑफ द मंथ 305 पे करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें अपना किचन और वॉशरूम दिखा सकते हैं किस तरह से आप लोग शेयर कर रहे हैं? तो जी, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं किचन। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं इनके किचन और देखते हैं कि ये
तीन लोग जो हैं वो किचन किस तरह से शेयर कर रहे हैं। आई गेस ये आपका किचन है। जी, ये ओके। हमारा किचन है। हम्म। यहाँ पे सारे कबर्ड्स हैं, शेल्फ्स हैं सही। और फ्रिज है। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम अलॉट हुए हैं। अच्छा, जैसे मतलब ये for 3 example, कबर्ड हैं, 3 रूम में जी, तो सबका 3 एक लोग रह कबर्ड रहे है। हैं, ओके। तो 3 लोगों के ये अलॉट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा है, इसमें सही। यहाँ पे सामान मेरा रखा हुआ है, ओके। ठीक है। और इसी तरीके अच्छा, हम से ये भी पूछेंगे कि सामान आप कहाँ से ख़रीदते हैं, और जैसे जी, कोई इंडिया बिल्कुल। पाकिस्तान से आ रहा है तो देसी सामान कहाँ से मिलेगा, वो भी आपसे पूछते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर और इसी तरीके से ये भी मेरा सामान रखा है। सही। और जो मेरे रूममेट्स हैं जो शेयर कर रहे हैं, उनका ये उनके शेल्फ हैं ये। सही। और इसी तरीके से फ्रिज में भी पार्ट्स हमने डिवाइड कर लिए। ओके। तो ये बेसिकली मेरा एक रूममेट है जो कि खाना बना रहा है। ओके। अब जैसे बेसिकली ये हो गया, डिश वॉशर हो गया, और ये जो कॉमन चीज़ें जो कि हर कोई यूज़ करता ही है, इवन के नमक हो गया, मिर्ची हो गई, ये जो कॉमन जो चीज़ें वो हम लोग पैसे मिला के ले आते हैं, तो वो तकरीबन हमें मंथली 20-25 यूरो। तो मतलब आप जो 3 स्टूडेंट्स इस अपार्टमेंट में रहने, तीनों मिलके साथ ग्रोसरी करते हैं? नहीं, जो जो अच्छा, जो चीज़ें- कॉमन जो चीज़ें यूटिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल, आप लोग जो है वो कंट्रीब्यूट जो करते हैं। यूज़ होती ही हैं, जैसे ये सही है, डिशवॉशर हो गया, सोप हो गया बाथरूम में, सही सही। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक साथ ही ले आते हैं, तीनों पैसे मिला के अच्छा। बेसिकली। अच्छा सबूर, जो ग्रोसरी आप करते हैं तो ग्रोसरी का ओवरऑल आपका मंथली बजट कितना होता है, एक्सपेंस कितना होता है, और मतलब अफोर्डेबल है जर्मनी में? नहीं, बिल्कुल अफोर्डेबल है यहाँ पे चीज़ें। अभी कुछ पैसे बढ़े लेकिन उसके बावजूद भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जो कि मैं चिकन लाता हूँ, मीट लाता हूँ, उसके अलावा अनियंस हो गए और बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो सब मैं लेकर बेसिक ग्रोसरी जितनी है। बेसिक। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं रखता हूँ, 150 यूरोज रखता हूँ महीने के पर मंथ, लेकिन मोर और लेस उसी में हो जाता है सब। अच्छा, और ये आप देसी सामान जो है ये कहाँ से ख़रीदते हैं? ये देसी सामान यहाँ पे बर्लिन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे देसी स्टोर्स हैं, इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स हैं। तो वहाँ पे आपको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शान के डब्बे मिल जाएंगे आपको, पराठे मिल जाएंगे फ्रोज़न डॉन के, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से आराम से मिल जाती हैं। और हलाल मीट, हलाल चिकन जो है आपको आसानी से, टर्किश मार्केट्स हैं यहाँ पे जगह जगह, तो आपको वहाँ से मिल जाती हैं। टर्किश मार्केट से आपको हलाल मीट भी मिल जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं, नमक हो गया, चीनी हो गई, आलू हो गए, टमाटर, वेजिटेबल्स, वो ये तो सब मैं 150 में यहाँ से- आपका ओवरऑल ये कवर सब हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो ये 150 जो है ये आपका ग्रोसरी बजट हो गया, 305 आपका रेंट हो गया, तो ये तकरीबन हो गया 450। जी। इसके अलावा लेट से आपकी इंटरनेट कॉस्ट है, जो आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसका क्या हिसाब किताब है? वो डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिम है, तो मैं जो पे करता हूँ वो 25 यूरोज पर मंथ पे करता हूँ, जिसमें मुझे 20 GB मिलता है इंटरनेट पर मंथ? जी, ओके। पर मंथ। और कॉल्स वगैरह सब उसी में इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, तो वॉशरूम बस बार बार से देखने है कि वॉशरूम भी आप लोग जो है वो, और वॉशरूम क्योंकि एक वॉशरूम है आई गेस, और 3 लोग हैं और तीनों स्टूडेंट हैं, मींस तीनों को सुबह शायद जाना भी जल्दी जल्दी पड़ता होगा, तो मसला होता है वॉशरूम शेयर करने में? नहीं, वॉशरूम में बिल्कुल मसला नहीं होता, क्योंकि हम तीनों की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। अच्छा। किसी की यूनिवर्सिटी जल्दी है, किसी को देर से जाना है, तो एक ही दिन नहीं होती क्लास। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मसला नहीं होता है नहीं, वॉशरूम बिल्कुल शेयर नहीं। करने में? अच्छा, ये एक्सपेंसेस जो हमने अभी कैलकुलेट किए 500, इसमें आई गेस इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है, और जर्मनी में इंश्योरेंस जो है वो आपकी मैंडेटरी है। जी बिल्कुल। तो इंश्योरेंस कितने की होती है, कौन सी लेनी चाहिए, आपके पास कौन सी है आप जो रिकमेंड करें? देखिए, इंश्योरेंस में यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक पब्लिक इंश्योरेंस होती है, एक प्राइवेट इंश्योरेंस होती है। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको पड़ती है 33 यूरोज पर मंथ पड़ती है आपको। ओके। और पब्लिक इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो वो अप्रॉक्स 112 यूरोज आपको पड़ता है पर मंथ। तो बेसिकली पब्लिक इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है कवरेज का, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस की ज़्यादा कवरेज नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अगर तो कवर ना करे तो फिर ये इशू होता है, ओके। वो एक्सेप्ट ना करे प्राइवेट इंश्योरेंस। पब्लिक हर जगह कवर होती पब्लिक हर जगह है कवर मोस्टली। होती है, मोस्टली हर जगह। और एक बात मैं बताता चलूँ कि अगर तो आप 30 इयर्स के हैं, 30 इयर्स ओल्ड हैं, तो उसके बाद आपकी इंश्योरेंस चेंज नहीं होगी।
तो बेसिकली अगर आपके इंश्योरेंस पास चेंज नहीं होगी, मतलब कंपनी मतलब चेंज नहीं होगी या प्राइवेट टू नहीं पब्लिक? प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट नहीं होती है, ठीक है। वो फिर सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं। ओके अगर तो आप 30 अबव हैं ओके तो बेसिकली अच्छा यही होता है कि अगर तो आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो आप जो है उसको पब्लिक में जल्द से जल्द कन्वर्ट करवा लें। और पब्लिक ज़्यादा बेहतर है, मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को कि पब्लिक ही ले। चल, तो इन कंक्लूजन आप कह रहे हैं कि पब्लिक इंश्योरेंस होनी चाहिए और उसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 112। तो ओवरऑल ये बन जाता है ऑलमोस्ट 612 या 620 यूरोज़ आपका एक्सपेंस है। जी और अर्निंग एक बेसिक सैलरी पे या बेसिक वेज जो है आपकी वो 1000 यूरो नेट है जो आपको एट द एंड मिलती है। जी तो आई वुड से कि आपके पास स्टिल एट द एंड ऑफ द मंथ 350 से 400 यूरो स्पेयर होते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, सेविंग्स के लिए। तो बिल्कुल। ओके और आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो पड़ती नहीं है क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी का आपका कार्ड बना हुआ होता है और वो जो है उस पर बेसिकली आपको अलाउ होता है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करना। तो आप बस में जा रहे हैं, आप अंडरग्राउंड ट्रेन में जा रहे हैं, आप ट्राम्स में जा रहे हैं, सब उसमें इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल उसी में बीइंग include बीइंग अ स्टूडेंट आपको जो है वो जब तक आप स्टूडेंट हैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ भी पे नहीं करना। बिल्कुल आपकी यूनिवर्सिटी का जो कार्ड है उस पर आप वही आपकी टिकट है। वही आपका टिकट है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जॉब किस किस तरह की जो है वो अवेलेबल है? अगर नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसको जी कौन सी जॉब मिल सकती है? स्टूडेंट जॉब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज हैं, यहाँ पे जो है वो मॉल्स में आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे डिलीवरी सर्विस, आप फूड डिलीवरी कह रहे हैं? जी फूड डिलीवरी भी है, लेकिन अब जो है वो मेडिसिन डिलीवरीज भी आ गई हैं, अब जो है वो ग्रोसरी डिलीवरीज भी आ गई हैं। तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। और इसमें उनके पास लैंग्वेज काफ़ी रिक्वायर्ड options होती है, नहीं, जर्मन बिल्कुल लैंग्वेज? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है उसके वो बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती तो भी वो ये काम कर सकता है? बिल्कुल ये काम कर सकता है। तो डिलीवरीज हो गई और रेस्टोरेंट्स में आप काम कर सकते हैं ओके और मॉल्स हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ओके। और ये इसका मिनिमम वेज क्या है जो पर आवर के हिसाब से ही उनको चार्ज करते जी, हैं, बिल्कुल। पे करते हैं? तो तो पर आवर क्या उसका है? मिनिमम वेज जो है वो 12 यूरोज हो गई है, लेकिन पर आवर? पर आवर 12 यूरोज हो गई है बर्लिन में। अभी इन्होंने पहले 10 यूरोज थी, लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने मिनिमम वेज बढ़ाई है तो 12 यूरोज पर आवर मिलते हैं। और इसके अलावा जो है वो जी बेसिक सैलरी आपकी तकरीबन 1200 के करीब बन जाती है क्योंकि टैक्स हटा के। तो 1000 यूरोज 950 यूरोज आप कमा सकते हैं ईजीली। और आप कितना वक्त काम करते हैं पर वीक? तो एज ए स्टूडेंट आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है काम करना, ओके ठीक है। तो ये बनते हैं 80 आवर्स पर वीक, 80 आवर्स पर मंथ। तो ओके। पार्ट टाइम है ये, तो पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। लोग ये सोच के आते हैं कि यार हम काम करके जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भर लेंगे। तो देखें, ये ऐसा अगर नहीं आप कन्फ्यूजन उनकी दूर कर दें कि इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर तो आप काम करके अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालना चाहेंगे तो फिर आपका अपना सर्वाइवल नहीं होगा। मतलब आपके पास रेंट भरने के और खाने पीने के फिर पैसे नहीं होते। ओके। अगर और आई गेस अगर आप क्योंकि उतना पैसा कमाना पड़ेगा कि जितने में आप फीस भर सकें तो आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब बिल्कुल। काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो वो इलीगल काम करना पड़ेगा क्योंकि 80 घंटे ही आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आपका स्टडीज़ पे भी वो फोकस ही नहीं रहेगा क्योंकि आपका दिमाग पूरा काम में होगा। तो आप रिकमेंड क्या करेंगे? मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप कुछ हद तक एक एक्सटेंट तक आप जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आप ये सोचें कि मैं पूरी फ़ीस निकाल लूँगा तो ऐसा मुश्किल है। ओके। तो जर्मनी की यही सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपकी ट्यूशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सेमेस्टर फ़ीस पे करनी हो। सेमेस्टर फ़ीस आई गेस 200 300 मैक्सिमम ऐसे 400 वो यूरो होती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पूरे सेमेस्टर की, जो कि 6 महीने का सेमेस्टर होता है। तो आपको वो उस चीज़ की तो टेंशन ही नहीं होती कि मुझे फ़ीस भरनी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो सबूर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का और आपका ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने का। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। यहाँ के एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो जर्मनी में 2 साल गुजार चुके हैं, आई गेस 3 साल अब गुजार चुके हैं और अब उनकी डिग्री भी हो गई है। तो इन कंक्लूजन आप 1000 यूरो पर मंथ जो है वो कमा सकते हैं जर्मनी में एज ए स्टूडेंट 80 घंटे काम करके। और आपके जो सारे ख़र्चे मिला के जिसमें रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गई, इंटरनेट हो गया,
आपका इंश्योरेंस हो गया, वो सब मिला के तकरीबन 650 यूरो आपके वो एक्सपेंसेस हैं। तो एट दी एंड आप फिर भी 350 यूरो जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन टू कम टू जर्मनी। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं जर्मनी में एडमिशन्स के हवाले से, यहाँ के अपार्टमेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट होम्स के हवाले से, तो डेफिनेटली आप कमेंट में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो और आना चाह रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो सुपर टिप के बारे में बताना था अपार्टमेंट लेने के लिए, वो ये है कि देखें, जब भी आप जर्मनी पहुंचते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको विदिन 2 वीक्स जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है वो एक अपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, एक रिहाइश की ज़रूरत होती है। और वो रिहाइश बेसिकली आपको आपका लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप लेट से बर्लिन आ रहे हैं और बर्लिन में आपको आपने अनमेल्डुंग नहीं करवाई है, अनमेल्डुंग कहलाती है सिटी रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 हफ्ते में नहीं करवाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप STW में आई होप कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हों। तो जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो आपने उनकी वेबसाइट से उनका एड्रेस निकालना है कि उनका ऑफ़िस किधर है, और उनके टाइमिंग्स चेक कर लेने कि टाइमिंग्स जो हैं वो उनके क्या हैं। और आप उनके ऑफ़िस जाएंगे, और ऑफ़िस जाके जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको आपने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है। इन माय केस, जब मैं 5 साल पहले बर्लिन आया था, तो मैंने भी STW से अप्लाई किया था। और आई थिंक अप्लाई करने के 1 हफ़्ते बाद ही, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से नहीं किया था, तो मैंने बर्लिन आके अप्लाई किया था, और आते ही मैंने एप्लीकेशन के 1 हफ़्ते बाद जो है वो मैं उनके ऑफ़िस चला गया। और ऑफ़िस जाके मैंने उनको सिचुएशन बताई कि मैं काफ़ी टाइम से जर्मनी आया हुआ हूँ और मेरे पास अनमेल्डुंग नहीं है, मेरे पास बेसिकली सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं दोस्त के साथ शेयरिंग पे रह रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली उनके सामने थोड़ा सा अपने आप को मिस्कीन शो किया कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें अगर आप उनके सामने एक्सप्लेन करो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और मेरे पास रहने को जगह नहीं है, सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुझसे पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो अगर आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत दफ़ा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया, उन्होंने भी ये चीज़ ट्राई की और उनको भी घर मिल गया। इसमें होता ये है कि मोस्टली आप फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मगर जब आप उनके पास जाके रोते हैं तो वो आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि आपने फर्निश के लिए अप्लाई किया है, मगर हमारे पास एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है। तो आई वुड से कि स्टिल अगर आपको अनफर्निश्ड भी मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट। तो ये थी मेरी एडवाइस और मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए। आई होप कि जो भी जर्मनी आ रहे हैं, बर्लिन आ रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द रहने की जगह अच्छी और सस्ती मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।